ग्राम सभा सुनने वाले सगले पंचन का ही हमने कैसे राम राम भैया, कैसा नन अपना बच्चे भैया। आज तो बड़ा शुभ दिन है भैया। आज हम सगले किसानिन बहनी हरे आज उपास हैं करवा चौथ के। तो अपना बच्चन का ही सबको कहीं करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और भैया ऐसा ना है कि हम जितनी बहनियां हैं हम सबको चाहत हैं अपने अपने पति की लंबी उम्र की हम बच्चे कामना करीत हैं और वहीं किराने हम बच्चे उपास रहित हैं। देखा भैया यह सबको का लगा था कि जीवन साथी अगर साथ है तो जिंदगी रंगीन है। और यह बात हम बच्चे सोच के चलित हैं। उनका स्वस्थ रह बड़ा जरूरी है, उनकर लंबी उम्र हो बड़ा जरूरी है। काहे से कि उन्हीं से तो दुनिया है हम बहनिन के। सगले पंचन का ही हम शुभकामनाएं देते हैं कि अपना बच्चन के लाने करवा चौथ उपास रही थे हम बच्चे। मकसद यह है कि अपना खूब स्वस्थ रही, खूब लंबी उम्र हो, खूब काम करी, खूब खुश रही, यह उम्मीद है। तो ऐसा ना है भैया कि अपना से हम यह कहब कि अगर हमार बहनी हरे जितनी हैं सगली अगर अपना से धोतिया मांगत ही तब जरूर दे दिया। काहे से कि अपना खिलाने सकारे से निर्जला उपासे हैं ता अपना बचन के धर्म आए कि उनकर बढ़िया सगली इच्छा पूरी की जाए। ठीक नहीं भैया, ये तो मैं कहे का बात कहा था, पर असलियत यह है कि अपना बच्चा के स्वस्थ रह जरूरी है। नई धोतिया उतनी जरूरी नहीं है जितना अपना के स्वस्थ रह, अपना का खुश रह बड़ा जरूरी है। अपना सगले पंचन के लाने यह कब कि अपना बच्चन के खूब लंबी उम्र हो, खूब खुश रही, खूब प्रसन्न रही। और यह कहब कि जिंदगी में ही भगवान अगर जोड़ा बनाए है तो दोनों का ही एक दूसरे का साथ दें का चाहिए, दोनों का एक दूसरे के सुख दुख का साथी होने के चाहिए। होता यह है कहा थे ना कि गाड़ी के दो पहिया होती पति पत्नी, तो हर हाल में ही हमें उनकर बात माने के चाहिए और हमें उनकर बात माने के चाहिए। काहे से कि होत का है कि जब कहूँ बात बनाए वाली होती है तब विचार मिल जाते हैं। जब विचार नहीं मिले तो बातें नहीं बने। तो कोशिश की जाए कि सच्चाई का साथ देन जाए, ईमानदारी से काम की जाए, दूसरे का समझब बड़ा जरूरी है। काहे से कि अगर हम बच्चे समझ के रह तभी तो हम बच्चे बढ़िया हंस चल पाओ जौन गृहस्थी की गाड़ी है। तो एक बार फिर अपना बच्चन का ही करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामना कि अपना बच्चे अच्छा सा आशीर्वाद दे हमार बहनिन का है। और देखा सगारे से उपास से 83 बैठी हैं, एकदम बढ़िया वाला आशीर्वाद देन जाए कि वह हमार बहनी हरे सबको स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, लड़का बच्चन कहीं खूब अच्छे से अपन जिम्मेदारी अपना बच्चन करनी भाई, उन्हीं पढ़ाई लिखाई उनकर सगला काम करी। तो यह बहुत है आवश्यक है। तो अब भैया ऐसा ना है कि इतना सुंदर उपवास हम बच्चे हैं तो एक खिलाने बढ़िया से एक लंबी उम्र की हम बच्चे कामना करीत हैं और चंद्रमा का देख के हम बच्चे अर्घ देव और उसके बाद हम बच्चे अपने पतिदेव जी के हाथ से पानी पियब और कुछ खाब। तो अबे बिल्कुल समय होने वाला है कैसे कि पूजा की पूरी तैयारी हुई गया। हम सोचें पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी काल यानी 11 अक्टूबर का ही प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर की शुरुआत करी है। तो अपना बच्चे जरूर ध्यान से सुनी। और कृषि अवसंरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की परियोजनाओं का भी उद्घाटन करिए और एक शिलान्यासों करिए भैया। तक किसानों की तरक्की और खुशहाली के लाने 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी है हमारे प्रधानमंत्री। ऐसा हमें बताई नहीं शिवराज सिंह चौहान जी। और देखा वर्ष 2030-31 तक देश में दलहन बुवाई क्षेत्रफल 275 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य सोच रहे हैं हमारे कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भैया। यमेर से अच्छे बीजों के किसानों तक मिनी किट्स के रूप में पहुंचाई हैं। यानी कुल मिलाकर बड़ा सुंदर यह कार्यक्रम करने वाले हैं। तो अपना बच्चे जरूर ध्यान से सुनब और ये बारे में जरूर जानकारी ले। अब दलहनी के बारे में आज एक मेरे पास बढ़िया जानकारी है जो बता रहे हैं हमारे अविनाश भैया। तो अब सुना जाए ये जानकारी। आज हम बात करेंगे दलहनी फसल की और इसमें सबसे ज्यादा जो उपयोग की जाने वाली दलहनी फसल है वो है अरहर, जिसे राहेर भी कहा जाता है, तुअर भी कहा जाता है। अरहर एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है जिसे सीमित संसाधनों में आसानी से उगाया जा सकता है।
बहुत कम उपजाऊ भूमि में भी छोटे और सीमांत किसान के लिए अरहर की खेती बेहद लाभदायक साबित हो सकती है। अरहर की खेती को बढ़ावा देने के लिए अतिशीघ्र परिपक्वता वाली किस्मों का विकास और उनके परीक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे ये किस्में न केवल कम समय में तैयार हो जाएं, बल्कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच टिकाऊ कृषि प्रणाली को भी सशक्त बनाने में मददगार बन सकें। भौगोलिक और जलवायु विविधता से भरा हुआ है हमारा प्रदेश, और इस क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त किस्मों के चयन के लिए किसानों की जो भागीदारी है वो बहुत ही अधिक आवश्यक है। किसान भाई अपनी आवश्यकता और अनुभव के आधार पर किस्मों का चयन कर सके, ऐसे प्रयास किए जाते हैं। किसान सहभागिता को केंद्र में रखते हुए अरहर की शीघ्र और अतिशीघ्र प्रविष्टियों का मूल्यांकन किया जाता है। चयन प्रक्रिया में किसानों ने उच्च उपजशीलता के साथ साथ अतिशीघ्र परिपक्वता यानी कि कम अवधि वाली जो किस्में हैं, नियमित बढ़वार, पौधे की कम ऊंचाई, समकालीन परिपक्वता, पूरे खेत की आसान दृश्यता, इन गुणों को प्राथमिकता दी। इस प्रकार के गुणों वाली किस्में मौजूदा फसल प्रणाली में आसानी से समायोजित हो सकती हैं। ये जंगली पशुओं से सुरक्षा की दृष्टि से भी उपयुक्त हैं। इस प्रकार के गुणों वाली किस्में मौजूदा फसल प्रणाली में आसानी से समायोजित हो सकती हैं। ये जंगली पशुओं से सुरक्षा की दृष्टि से भी उपयुक्त हैं। अतिशीघ्र परिपक्वता वाली जो अरहर का विकास है वो टिकाऊ कृषि प्रणाली और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ये प्रयास जो हमारे किसान भाई हैं उनका आजीविका को सशक्त बनाने के अलावा इस क्षेत्र में अरहर की खेती को व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी नई ऊंचाई पर ले जाने में सहायक होंगे। तो आइए जानते हैं अरहर फसल के बारे में और भी ज्यादा जानकारी। अरहर एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है हमारे देश में, और भारत में जो शाकाहारी जनसंख्या है उसके लिए प्रोटीन का एक बहुत प्रमुख स्रोत है। उत्कृष्ट पोषण, बढ़ती मांग और उच्च बाजार मूल्य के कारण ये भारत में प्रमुख दलहनी फसलों में एक है। ये तो आप जानते ही हैं श्रोताओं कि जो अरहर का जो मूल्य है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पिछले कुछ समय से जो है अरहर की जो मांग है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और इसका मूल्य भी बढ़ता जा रहा है। तो अगर इसकी हम खेती कर लेते हैं तो ये बहुत ही हमारे लिए लाभदायक होगा, आर्थिक रूप से भी, और हमारी समृद्धि भी ला सकता है। साथ ही साथ हमारे देश में जो दलहनी और तिलहनी जो फसलें हैं उसके लिए अगर हम अपना कुछ योगदान दे सके तो वो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। भारत में प्रमुख दलहनी फसलों में से एक है ये अरहर। किसानों के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक स्तर पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रोटीन, फाइबर, खनिज और कार्बोहाइड्रेट का एक समृद्ध स्रोत है। इसके साथ ही साथ नाइट्रोजन संग्रहण क्षमता, मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाती है। अगर जो है धान ली जाती है तो फिर हमारी जो नाइट्रोजन की जो कमी हो जाती है मिट्टी में, तो उसके लिए ये उर्वरा शक्ति बढ़ा भी सकती है। बहुत ही अच्छी फसल है। आर्थिक रूप से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही हमारे मिट्टी के जो पोषण है उसमें भी ये बहुत ही अपना योगदान देती है। अरहर में प्रति इकाई क्षेत्रफल में 235 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता है, जिसमें 40 किलोग्राम नाइट्रोजन आगामी फसल के लिए शेष रह जाती है। इसकी गहरी जड़ मृदा कटाव को रोकने में और जल को सोखने में भी सहायक होती है। सूखे के प्रति सहनशील होने के कारण कठिन जलवायु परिस्थितियों में भी ये अच्छी पैदावार देती है। इसके अलावा अरहर की पत्तियां चारे के रूप में भी उपयोग में आ सकती है। आपके मवेशी हैं उनके लिए भी ये चारे के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। घरेलू ईंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। साथ ही इसके तने की लकड़ी छप्पर और अस्थायी बाड़ बनाने में भी काम आती है। इसकी शाखाओं का टोकरी बनाने और फल और सब्जियों की पैकिंग सामग्री बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में दलहन फसल देश भर में करीब 4.7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में उगाई जा रही है, जिसमें से 4.3 मिलियन टन का उत्पादन प्राप्त होता है। देश भर में दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए ये जो दलहन है इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी पिछले वर्षों में काफी बढ़ोतरी हुई है। जैसे 5,050 रुपए क्विंटल रुपयों में 2016-17 के दौरान मिलता था, जो कि 2024-25 के दौरान 7,550 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है इसकी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी। तो हम देख सकते हैं कि इस दौरान जो है 50% की जो वृद्धि हुई इसके मूल्य में हुई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अरहर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये देश के लाखों किसानों के लिए आजीविका का स्रोत है और पोषण करने में बहुत सहायक है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच अरहर टिकाऊ कृषि और पर्यावरण संरक्षण के लिए आदर्श
समाधान है। कई जगह इसे तुअर के नाम से भी जाना जाता है। कम अवधि वाली अरहर की प्रजातियों की अनुपलब्धता के कारण अरहर का उत्पादन काफी कम हो जाता है और कुछ राज्यों में इसे मंगवाकर इस दलहन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। हमारे किसान भाई खेतों की मेड़ों और अन्य किसी खाली पड़ी जमीन पर इसे उगाते हैं, लेकिन एकल फसल के रूप में ज्यादातर नहीं उगाते हैं। इसे अगर एकल फसल के रूप में उगाएंगे तो फिर और भी ज्यादा लाभ प्राप्त होंगे। कम उपजाऊ कंकरीली पथरीली जमीन पर भी ये आसानी से उग सकती है और एक नस्ल है जो कम अवधि में ही तैयार हो जाती है। 130 से 135 दिनों में। इस प्रजाति का नाम है VL अरहर 1। इसका विकास किया गया। ये अनियमित बढ़वार वाली लंबी 1.5 से 2 मीटर ऊंचाई वाली प्रजाति है। इसकी उच्च उपजशीलता लगभग 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और ये जो है म्लानी प्रतिरोधिता होती है इसमें। इसके साथ साथ वर्षाश्रित और जैविक अवस्थाओं के प्रति अनुकूलता। इस मध्यम ऊंचाई वाले जो अरहर है इसका उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है। अरहर की बुआई मई के अंतिम सप्ताह से जून के प्रथम पखवाड़े तक की जा सकती है। मतलब बिल्कुल सही समय आ चुका है। बीज दर आप ले सकते हैं 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। पौधे का जो घनत्व वो है 100 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर, यानी 100 बाई 20 का जो है पौधे का आप घनत्व रख सकते हैं। बीजोपचार करना बहुत ही आवश्यक है। दाग धब्बे रहित और रोग मुक्त स्वस्थ बीजों का प्रयोग करें। 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी या फिर 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा हार्जिनियम इसके लिए आप उपयोग में ला सकते हैं। प्रति किलोग्राम बीज का उपचार करें। और इसके अलावा अगर ये नहीं है तो 2.5 ग्राम थीरम या कार्बेंडाजिम या दोनों के मिश्रण से 1:1 रखना है। इसमें प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करना है। अगर 1 किलो आप बीज ले रहे हैं अरहर का तो फिर 2.5 ग्राम थीरम या कार्बेंडाजिम या दोनों के मिश्रण से आप इसे उपचारित कर सकते हैं। या जैसे हमने पहले बताया 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी और या फिर 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा हार्जिनियम, इससे प्रति किलोग्राम बीज का आप उपचार कर सकते हैं। खरपतवार भी इसमें आ जाते हैं। इसके प्रबंधन के लिए पेंडिमेथिलीन 30 EC 1 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खरपतवार आने से पूर्व प्रयोग करें और बुआई के 15 से 20 दिनों तक और 35 से 40 दिनों के बाद हाथ से निराई गुड़ाई करें। जल प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। चेक बेसिन विधि द्वारा आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें और अधिक वर्षा होने पर उचित जल निकासी आवश्यक है। पोषक तत्वों के प्रबंधन के लिए अगर देखा जाए तो आधारी मात्रा में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और साथ ही साथ इसके 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास, यानी कि 1:2:1 में हमको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का प्रयोग करना है प्रति हेक्टेयर की दर से। और इसके अलावा अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई से पूर्व खेत में समान रूप से बिखेर कर मिला दे। इसके लिए बहुत ही अच्छा है। इन किस्मों का उपयोग करके क्या लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं किसान भाइयों, आइए जानते हैं। अतिशीघ्र परिपक्वता ये एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। इससे आपकी फसल जल्दी तैयार हो जाती है। कृषि प्रणाली में सरलता पूर्वक समायोजन, फसल चक्र में सुधार, जल और पोषक तत्वों की बचत, जलवायु के लिए अनुकूलता, मिश्रित खेती में उपयोगिता, सूखा सहिष्णुता, ये से आर्थिक लाभ, ये जल्दी पकने के कारण ये सब लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा नियमित बढ़वार और छोटी ऊंचाई, इसकी ज्यादा ऊंचाई नहीं होती और साथ ही साथ ये लगातार बढ़ते रहता है। सहज फसल प्रबंधन, पौधों का बेहतर पोषण, कटाई में सुविधा, जलवायु के प्रति सहनशीलता और फसल चक्र में योगदान, उपज की गुणवत्ता में सुधार, कम स्थान में अधिक उत्पादन, ये एक बहुत अधिक इसके गुण हैं। आसान दृश्यता, जंगली पशुओं से सुरक्षा और समय पर पहचान, फसल सुरक्षा उपायों में सुधार, नुकसान को कम करना, रात्रि निगरानी में बहुत अधिक सुविधा है इस किस्म को लगाने से, संसाधनों का कुशल उपयोग और मानसिक शांति, स्थायी समाधान की संभावना है। साथ ही अगर समकालिक परिपक्वता की बात की जाए तो कटाई में सुविधा और कम श्रम गुणवत्ता में सुधार, कीट और रोग के प्रबंधन में भी जो है बहुत इसमें आसानी हो जाती है। कीट और रोग प्रबंधन, पैदावार में वृद्धि, भंडारण की सुविधा, संसाधनों का कुशल उपयोग और फसल चक्र में सुधार, ये सब इसके बहुत अधिक लाभ हैं इस किस्म के। अन्य किस्मों से अगर तुलना की जाए किसान भाइयों तो इसका जो पुष्पण है वो लगभग 53 से 63 दिनों में होता है, जबकि अन्य जो किस्में हैं उसके जो है 75 से 93 दिन हो जाते हैं। ये जो है 98 से 113 दिन में परिपक्व हो जाता है, जबकि अन्य किस्में 136 से 141 दिन यानी कि लगभग 5 महीने में तैयार होती है और ये जो है 4 महीने में ही तैयार हो जाता है।
पौधों की जो ऊंचाई है वो 0.91 से 1.12 मीटर इसकी ऊंचाई है, जबकि अन्य किस्में थोड़ी लंबी होती हैं। 1.39 से 2.40 मीटर तक इसकी ऊंचाई चले जाती है दूसरे किस्मों की। 100 ग्राम दानों का वजन जो है भी इसका ज्यादा होता है, 6.33 से 8.58 तक ग्राम वजन हो सकता है। 100 दानों का अगर वजन किया जाए तो 100 दानों का वजन किया जाए तो ग्राम में 6.33 से 8.58 के आसपास, और जबकि अन्य किस्में कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, जैसे 5.68 से 9.61 ग्राम तक 100 दानों का वजन होता है। उपज अगर देखी जाए तो ये जो है आगे हो जाता है अन्य किस्मों से। प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में अगर देखा जाए तो 6231 के आसपास किलोग्राम, यानी कि लगभग जो है 6.6 टन के आसपास एक हेक्टेयर में उत्पादित होता है। क्विंटल में अगर देखा जाए तो लगभग जो है 62 के आसपास 62-63 क्विंटल हो सकता है, और जबकि अन्य किस्में लगभग जो है 44 क्विंटल के आसपास होती है। इस अरहर का फिर से नाम जान लेते हैं चलते चलते श्रोताओं। इसका नाम है प्रजाति का VL अरहर 1। इसके अलावा कुछ अन्य किस्में भी आप उपयोग में ला सकते हैं। यह है ICPL 20-326, ICPL 20-327, ICPL 11-253, ICPL 11-255, ICPL 20-340, और ये सब किस्में जो है आप उपयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा इसके फायदे ये हैं कि ये आपकी एक तो अति शीघ्र पकती है और साथ ही साथ किस्में बौनी है और अनियमित बढ़वार नहीं है, इसमें नियमित रूप से बढ़वार होती है। तो किसान भाइयों, हमने जाना अति शीघ्र परिपक्वता वाली अरहर पारंपरिक फसल प्रणालियों को बहुत अधिक लाभकारी बना सकती है। इन प्रयासों के माध्यम से अरहर की खेती प्रचलित कृषि पद्धतियों में मजबूती लाएगी। लाएगी और साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई हैं उनके कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगी और उनकी आजीविका को भी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज बस यहीं तक। नमस्कार। चला चला सुना जाए एक बढ़िया हंस गीत। कुसुम रंग चुनरी रंगा दे पियवा हो, कुसुम रंग चुनरी रंगा दे पियवा हो, कुसुम रंग चुनरी रंगा दे पियवा हो, कुसुम रंग चुनरी।
गजरा लगा द पिया गजरा लगा द हो गजरा लगा द पिया गजरा लगा द अपने हाथ हमरा के सजा दे पियवा ए हो अपने हाथ हमरा के सजा दे पियवा हो कुसुम रंग चुनरी रंगा दे पियवा हो कुसुम रंग चुनरी रंगा दे पियवा हो कुसुम रंग चुनरी मेहंदी रचा द पिया टिकुली मंगा द हो मेहंदी रचा द पिया टिकुली मंगा द नथिया में झुलनी लगा दे पियवा ए हो नथिया में झुलनी लगा दे पियवा हो कुसुम रंग चुनरी रंगा दे पियवा हो कुसुम रंग चुनरी रंगा दे पियवा हो कुसुम रंग चुनरी रंगा दे पियवा हो कुसुम रंग चुनरी कुसुम रंग चुनरी कुसुम रंग चुनरी आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है।
ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। चलें कि जुना बेरा होती तो चला जाए और सगले पंचन से किन जाए। जय जवान जय किसान।